नमस्कार, क्लास इन क्लिक में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, जिसमें हमने पहला पार्ट कर लिया है। दूसरे पार्ट में हम करने वाले हैं धारा 21 से धारा 40 तक। बेसिकली ये जो अधिनियम है यह संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित है। किसी को अपना वारिस बनाना, किसी को अपनी संपत्ति में हिस्सा देना या किसी के लिए अपनी संपत्ति छोड़कर जाना, इन सभी चीज़ों का समावेश इस अधिनियम में किया गया है। सच बताऊं तो ये अधिनियम मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगा। अगर आपकी नौकरी का सवाल नहीं होता तो मैं इसकी क्लास कभी नहीं करवाता। अगर मुझे खुद पढ़ने में इतना क्लिष्ट लग रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। मेरा प्रयास यह है कि इस अधिनियम को आसान शब्दों में आपको बता दूँ। आपसे सहयोग यह है कि आप बिना गिव अप किए इस अधिनियम को पूरा पढ़ेंगे और जितना हो सके उतना रिवीजन करेंगे। अब तक जो हमने देख लिया था उसमें इस अधिनियम के बारे में हमने संक्षेप में देखा था कि कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं। याद रखने के लिए आप रख सकते हैं कि इसमें कुल 8 धाराएं हैं, माफ़ कीजिएगा, कुल 8 अध्याय हैं और 137 धाराएं हैं। ठीक है, अध्याय 1, 2 हमने देख लिया था, जिसमें अध्याय 2 में हमने धारा 20 तक देखा था। आज से हम देखेंगे धारा 21। धारा 21 समाश्रित हित के बारे में बताता है। जब संपत्ति का अंतरण भविष्य में किसी घटना के घटित होने या ना होने के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर किसी संपत्ति का जो अंतरण है, किसी को संपत्ति दिया जाना है, वो भविष्य में होने वाली किसी घटना पर आधारित हो, उसे धारा 21 में शामिल किया जाएगा। जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ए ने कहा कि बी को संपत्ति मिलेगी, लेकिन वह तभी मिलेगी जब वह सी से विवाह करेगा। तो भविष्य में होने वाले इस विवाह पर निर्भर है कि यह संपत्ति बी को मिलेगी या नहीं। यह धारा 21 में वर्णित है। धारा 22 किसी वर्ग के ऐसे सदस्यों को अंतरण जो किसी विशिष्ट आयु को प्राप्त करे। जैसे कई बार होता है कि कोई व्यक्ति अपने पोते या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस आधार पर संपत्ति को छोड़कर जाता है कि वह 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेगा, तब वह उस संपत्ति का मालिक बनेगा। इस बातों का वर्णन धारा 22 में किया गया है। धारा 23 अंतरण जो विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। इसका अर्थ भी वही है कि कोई अनिश्चित घटना अगर घटित हो जाती है, उसके बाद अगर कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को दी जाती है, उसका वर्णन धारा 23 में किया गया है। धारा 24 निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को अंतरण जो अविनिर्दिष्ट कालावधि पर उत्तरजीवी हों से संबंधित है। अगर मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो इसका अर्थ यह है कि अगर ए यह कहता है कि यह संपत्ति मेरे बाद बी को मिलेगी, उसके बाद सी को मिलेगी और सी के बाद डी को मिलेगी, लेकिन अगर सी की मृत्यु हो जाती है तो यह संपत्ति बी के बाद सीधा डी को प्राप्त होगी। इसका वर्णन धारा 24 में है। आप इसको 1-2 बार पढ़ सकते हैं ताकि अगर एग्ज़ाम में प्रश्न मिले तो आप बना सकें, लेकिन इनके क्रक्स यही हैं जो मैंने अभी आपको बताए। धारा 25 सशर्त अंतरण से संबंधित है, यानी कि संपत्ति का अंतरण किसी शर्त के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर ए ने अपनी संपत्ति बी को दी, लेकिन इस शर्त पर दी कि बी को उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए ए को 5,000 रुपये देने होंगे, तो इस प्रकार किसी शर्त के लागू होने पर अगर संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है तो उसे सशर्त अंतरण कहा जाएगा, जिसका वर्णन धारा 25 में प्राप्त होता है। धारा 26 पूर्वभाव शर्त की पूर्ति से संबंधित है। जैसा कि अभी हमने देखा कि संपत्ति का अंतरण सशर्त हो सकता है, उसी प्रकार धारा 26 में कहता है कि जब संपत्ति का अंतरण किसी विशेष शर्त के पूर्ण होने पर किया जाना हो तो उस शर्त के आंशिक या पूर्णतः पूरा होने पर भी अंतरण माना जाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर कोई शर्त लागू है कि इस शर्त के पूरा होने पर ही संपत्ति का अंतरण किया जाएगा और वह व्यक्ति इस शर्त को आंशिक रूप से भी पूरा कर देता है, लेकिन उस शर्त के जो भावार्थ हैं वह पूर्ण हो जाते हैं, तो उस संपत्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है।
धारा 27 एक व्यक्ति को सशर्त अंतरण ऐसे अंतरण के साथ जो पूर्विक व्ययन के निष्फल होने पर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में हो जाएगा। देखिए, इसको मैंने समझने की कोशिश की, मुझे यह इम्पोर्टेंट नहीं लगा। आप इस बात को बस याद रखिएगा और इससे प्रश्न भी बनने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। आप बस इस चीज़ को ध्यान रखिए कि धारा 27 में किसी ऐसे सशर्त अंतरण को बताया गया है जो किसी पूर्विक व्ययन के निष्फल हो जाने के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित किया जा सकता है। ठीक है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। धारा 28 परतर अंतरण का विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने या ना होने की शर्त पर आश्रित होना निर्भर है। अगर किसी ऐसी घटना के घटित होने या ना होने पर किसी हस्तांतरण का निर्भर हो, उसे धारा 28 में शामिल किया गया है। धारा 19 उत्तर भाव्य शर्त की पूर्ति से संबंधित है। धारा 30 पूर्विक व्ययन का परतर व्ययन की अविधि मान्यता द्वारा प्रभावित न होना इससे संबंधित है। अविधि मान्यता का अर्थ है कि किसी ऐसी शर्त को लागू किया जाना कि वह पूरा न किया जा सके, तो उस शर्त का पूर्वी व्ययन यानी कि किसी शर्त से ही संबंधित है। किसी ऐसी शर्त का जिसे पूरा ना किया जा सके, उस शर्त का अविधि मान्य होना, इस बात का वर्णन धारा 30 में मिलता है। देखिए, आसान शब्दों में अगर आपको समझाऊं कि ए चाहता है कि उसकी संपत्ति बी क्यों मिले, लेकिन उसने कोई शर्त लागू की और ऐसी शर्त लागू की जिसे पूरा करना बी के लिए संभव नहीं है, तो इस शर्त को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। एक और एग्जाम्पल से लूँ तो यह कहा जा सकता है कि मान लीजिए ए ने बी को संपत्ति देने का निर्णय लिया, लेकिन ए ने यह शर्त रखी कि इस संपत्ति को पाने के लिए बी को अपने पति का त्याग करना पड़ेगा। तो यह जो शर्त है वह अविधिमान्य या फिर गैर मंजूर मानी जाएगी। ठीक। धारा 31 यह शर्त की अंतरण विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या ना होने की दशा में प्रभावी ना रहना से संबंधित है। इसका अर्थ है कि अगर मैं सीधा एग्जाम्पल से समझाऊं तो ए ने बी को अपनी संपत्ति देने का वादा किया या देना चाहा, लेकिन ए ने शर्त रखी कि बी किसी भी प्रकार से किसी भी जंगल को नहीं काटेगा, पर बी ने जंगल को काट दिया। या ए ने शर्त रखी कि उस संपत्ति को पाने के लिए बी का इंग्लैंड जाना वर्जित है, लेकिन बी इंग्लैंड गया। तो इस दशा में शर्त अगर विफल हो जाती है तो संपत्ति का अंतरण नहीं होगा। ठीक है, ये आप याद रखने के लिए मैंने लिख दिया है ताकि कभी आप भूलें तो आपको इन शब्दों को पढ़कर याद आ जाए। धारा 32 ऐसी शर्त अविधिमान्य नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि कोई हित किसी शर्त से जुड़ी हो तो वो शर्त ऐसी होनी चाहिए जो संभव हो। जैसे में हमने एग्जाम्पल लिया था कि किसी ने किसी को संपत्ति देने के लिए कहा कि उसे अपने पति का त्याग करना पड़ेगा, जो कि असंभव है। तो जो शर्त होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिसे पूरा किया जा सके। इसका वर्णन धारा 32 में मिलता है। धारा 33 कार्य करने की शर्त पर अंतरण जबकि उस कार्य के करने के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है। यह भी इन्हीं शर्तों से संबंधित है कि अगर किसी कार्य को करने के लिए कोई शर्त लागू की गई लेकिन समय नहीं बताया गया कि कब तक उस कार्य को पूरा करना है, तो यह माना जाएगा कि वह शर्त तब तक लागू रहेगी जब तक उसे पूरा किया जा सके। वह शर्त स्वतः तब समाप्त हो जाएगी जब उस शर्त को पूरा करना असंभव हो जाए। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। धारा 34 कार्य करने की शर्त पर आश्रित अंतरण जबकि समय विनिर्दिष्ट है। धारा 33 में समय विनिर्दिष्ट नहीं था, धारा 34 में समय विनिर्दिष्ट है। धारा 35 निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि अगर किसी हस्तांतरण में किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप होता है या कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें किसी का मालिकाना हक स्पष्ट नहीं हो पाता, उस समय निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसका वर्णन धारा 35 में मिलता है। ठीक है। धारा 36 हकदार व्यक्ति के हित के पर्यवसन
या पर्यवसान पर कालिक समुदायों का प्रभाजन। यह प्रावधान यह बताता है कि यदि कोई लाभप्रद हित जैसे किराया, पेंशन या लाभांश किसी व्यक्ति के अधिकार में है और उस हित का हस्तांतरण किया जाता है, तो ऐसे हित का हस्तांतरण से पहले और बाद में विभाजन होना तय है, क्योंकि वह दिन प्रतिदिन आधार पर उत्पन्न होता है। इसे ही कालिक समुदायों का प्रभाजन या प्रभाजन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कोई हित किसी व्यक्ति के पास में, मान लीजिए कि कोई घर है और इस घर से किराए आते हैं, इस घर का मालिकाना हक किसी व्यक्ति के पास है। ठीक है, अब इस घर का मालिकाना हक किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, तो इसके जो हित हैं या इससे जो किराए वगैरह आते हैं उनका भी प्रभाजन उसी आधार पर किया जाएगा। इसका वर्णन धारा 36 में मिलता है। धारा 37 विभाजन पर बाध्यता के फायदे का प्रभाजन से संबंधित है। आसान शब्दों में अगर बताऊं, जब किसी संपत्ति को कई स्वामियों के बीच विभाजित किया जाता है तो उस पर मौजूद किसी बाध्यता का लाभ, जैसे कोई अधिकार, सभी नए स्वामियों को उनके संपत्तियों के हिस्से के अनुपात में मिल जाता है। ठीक है, वही चीज़ है कि अगर किसी संपत्ति को बहुत सारे लोगों पर विभाजित किया जाता है, मान लीजिए कि कोई घर है, कोई व्यक्ति ए है जिसके नाम पर यह घर है, इसके 3 बेटे हुए बी, सी, एन, डी। ठीक है, अब इसने इन घर का हिस्सा बंटवारा किया और इन सभी में आपस में बांट दिया, तो इस घर के जो मालिकाना अधिकार होंगे वो इन सभी पर इनकी संपत्ति में हिस्से के अनुपात पर प्राप्त होंगे। ठीक, धारा 38 कुछ परिस्थितियों में ही अंतरण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण। कई बार होता है कि किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदान कर दी जाती है जो कुछ विशेष परिस्थितियों में उस संपत्ति का हस्तांतरण कर सकता है। उसका वर्णन धारा 38 में मिलता है। धारा 39 अंतरण जहाँ की अन्य व्यक्ति भरण पोषण का अधिकार है से संबंधित है। धारा 38 और धारा 39 लगभग सेम है। किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है, बेसिकली जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो धारा 39 से संबंधित है, जहाँ किसी व्यक्ति को उस संपत्ति के भरण पोषण का अधिकार दिया जाता है। जैसे हमने फिल्मों में देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो विदेशों में रहते हैं और अपने यहाँ की संपत्ति के लिए किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त करते हैं, जिसके पास ये अधिकार होता है कि वो संपत्ति का भरण पोषण कर सके। उसका वर्णन धारा 39 में है। धारा 40 भूमि के उपयोग पर निर्बंधन लगाने वाली बाध्यता का या स्वामित्व से आबद्ध किंतु हित या सुखाचार की कोटि में न आने वाली बाध्यता का बोझ से संबंधित है। धारा 40 को हम अगले वीडियो में करेंगे। धारा 40 से हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम यहाँ तक देखते हैं। आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए। अगर कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं तो मैसेज कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, वहाँ पर उन डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। आपको नोट्स चाहिए तो आप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसके पहले की वीडियोस में मैंने लगभग सभी वीडियोस में उस नंबर का शेयर किया, उस नंबर को शेयर किया है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस वीडियो को या इस अधिनियम को ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप देखते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए अगर यूज़फुल है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।